नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। आज हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में जो सबसे अधिक चर्चा में रहा है न्यूज़ में, वह है भारत चीन संबंध। तो बहुत ही चर्चित विषय है और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे आयामों को देखने वाले हैं, उन कारणों को समझने वाले हैं कि आखिर चीन क्यों भारत की सीमा पर तनाव करता है, भारत और चीन के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। तो बहुत सारे डायमेंशन को यहाँ कवर करने की कोशिश की गई है और निश्चित रूप से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से यह मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है। हालांकि सामान्य जानकारी के लिए जो भी भारत और चीन के संबंधों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर विस्तृत रूप से हम यहाँ पर संबंधों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत और चीन संबंध। भारत और चीन के संबंधों में देखा जाए तो चीन और भारत विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं वाले देश हैं और दोनों जो शक्तियां हैं सभ्यता के दो विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। एशिया महाद्वीप में हम देखते हैं कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जिनके संबंध विश्व राजनीति में बहुत ही जटिल और गतिशील है और यही कारण है कि दोनों देशों के संबंध में कई बार उतार चढ़ाव देखे गए हैं। एक तरफ जहां दोनों देशों के मध्य 1962 में युद्ध हुआ, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर शांति वार्ता हेतु 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में द्विपक्षीय समझौता भी हुआ। इसके अलावा 1954 में पंचशील समझौता भी हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों के संबंधों में उतार चढ़ाव हमें बराबर देखने को मिले हैं और इन दोनों के बीच एक युद्ध भी हुआ है और वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वह भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े तनाव की स्थिति है। तो वर्तमान की घटनाक्रम क्या है? तो वर्तमान में देखा जाए तो जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन में स्थित जो गलवान घाटी है, वहाँ दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई है और इस क्रम में भारतीय सैनिक भी शहीद हुए हैं। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और गलवान घाटी में हुई घटना के बाद अब ऐसा लगता है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं अब आने वाले दिनों में सामान्य नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1962 के बाद देखा जाए तो यह पहली घटना है जब भारतीय सैनिकों की मौत हुई है तथा एक बार फिर से भारत को चीन द्वारा धोखा मिला है, जिस प्रकार का धोखा 1962 में भारत को प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पे मैप को जरूर ध्यान में दें। एग्जाम में अगर मैप के साथ प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैप में आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये अक्साई चीन का भाग है, पिंक वाला जो भाग है। 1962 में जो भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। भारत का यह भाग है, भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है उसी का यह भाग है, लेकिन चीन का अभी यहाँ पर कब्जा है और अक्साई चीन और जो लद्दाख है उसी की सीमा पर स्थित है गलवान घाटी। तो यहाँ पर जो ये रेड लाइन है, यह रेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। इसी लाइन के बीच में कुछ दिनों पहले इधर से चीन की सेना और इस तरफ से भारतीय सेना, दोनों सेनाएं इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जमा हो गई थी। तो विवाद की स्थिति क्या थी आगे हम वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप इस मैप को याद रखें क्योंकि मैप के द्वारा समझेंगे तो बहुत ही सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं तो भारत चीन के साथ लगभग 4056 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो चीन की अगर सीमा आप स्टार्ट करें यहाँ से, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 4056 किलोमीटर की सीमा है और बीच में नेपाल का कुछ भाग पड़ता है, तो इस भाग को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। इसके अलावा राज्यों की अगर बात करें तो भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक संघ शासित प्रदेश लद्दाख चीन की सीमा को स्पर्श करता है। इन भारतीय राज्यों से लगी चीन की सीमा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है और चीन के साथ लगी जो सीमा है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहले भाग में अगर बात करें तो पूर्वी भाग को लेते हैं जिसको पूर्वी सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है और इस सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम है इसको शामिल किया जाता है। तो यह हमारी जो सीमा है यह पूर्वी सेक्टर है।
मध्य भाग की अगर बात करें तो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को शामिल किया जाता है, तो इस क्षेत्र को देखा जाए तो यह मध्य भाग में आता है। और पश्चिमी भाग में जो लद्दाख का क्षेत्र है, यह लद्दाख का क्षेत्र आता है। तो भारत और चीन के बीच में अगर सीमा का अगर वर्गीकरण करें, विभाजन करें, तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। 1950 के पहले की स्थिति अगर देखा जाए तो 1950 के पहले यह तिब्बत था, और तिब्बत भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में काम करता था। और इस कारण से जब तिब्बत की सीमा भारत से मिलती थी तो भारत और चीन जो थे वो भौगोलिक रूप से अलग थे, और यहाँ पर शांति स्थापित थी इस सीमा पर। लेकिन विवाद की स्थिति तब बनती है जब चीन द्वारा तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि जब चीन तिब्बत का अधिग्रहण करता है तो चीन की सीमा जो है वह सीधे भारत की सीमा के साथ मिलने लगती है। और चूंकि हम जैसा जानते हैं कि चीन की साम्राज्यवादी नीति है, वह सभी जगह देखा जाए तो अपनी नीतियों के कारण आसपास के जो भी उसके पड़ोसी देश देखेंगे, दक्षिणी चीन सागर में ही आप देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण परेशान हैं। हालांकि चीन खुद साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर भी वह इसी नीति का पालन करते हुए जो अब उसके आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को, छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं, हड़पना चाहता है। और यही नीति वह भारत पे भी लागू करना चाहता है। धीरे धीरे करके वह भारत के क्षेत्र को हड़पना चाहता है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन की जो भौगोलिक स्थिति है और जो विवाद के क्षेत्र है, तो 3 सेक्टर को हमने यहाँ पे देखा। आगे बात करते हैं वर्तमान घटनाक्रम के बारे में, यानी कि अभी हाल में कुछ दिनों पहले जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को देख लेते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत एवं चीन के मध्य तनाव की स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा तनाव की स्थिति है। 1962 के बाद देखा जाए तो यह पहली बार स्थिति है जब इतना तनाव है दोनों देशों के बीच। और मई 2020 से ही, यानी कि मई से ही यह घटनाक्रम स्टार्ट होता है। तो मई से ही यह खबर आने लगती है कि भारत और चीन की जो सीमा है, जो लद्दाख पर स्थित है, ठीक है, लद्दाख की जो सीमा है यानी कि पश्चिमी सेक्टर, तो वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है। तो क्यों? वह इसीलिए कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वह सीमा पर तैनात हो गई। तो भारत की सीमाएं, भारत की जो सेना और जो चीन की सेना है, तो अक्साई चीन का जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस क्षेत्र पे दोनों देश की सेनाएं जमा होने लगी। और यह हमें, जैसा कि हमें यह पता है कि अक्साई चीन भारत का ही एक भाग था, लेकिन 1962 में जैसा कि युद्ध हुआ तो उस समय से यह जो क्षेत्र है वह चीन के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की सीमा के पास कुछ ऐसे पोस्ट थे जो बहुत ही विवादास्पद थे। विवादास्पद क्यों? क्योंकि भारत उस पोस्ट को अपना अधिकार मानता है और चीन कहता है कि नहीं, उस पर हमारा अधिकार है। तो इस कारण से इस जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति है। उन पोस्टों में अगर देखा जाए तो लद्दाख में जो गलवान घाटी है, पोंगोत्सो जो झील है, यह क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से इस समय विवाद के क्षेत्र थे। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं, जो पोस्ट हैं, जो विवाद के क्षेत्र बने हुए थे। इसी क्रम में सिक्किम के पास भी, नकुला पास के पास भी दोनों देशों की सेनाएं जमा हो गई थी। अब जमा क्यों हो गई? तो भारत का चीन पर यह आरोप था कि गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक है अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो स्थिति हरकत करेगा चीन, तो निश्चित रूप से संदेह तो होगा ही कि आखिर वह सैनिक को क्यों जमा कर रहा है। जबकि चीन का यह आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। तो अगर भारत अपनी सीमा में किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? अक्साई चीन में भी तो चीन ने किया है, जबकि अक्साई चीन देखा जाए तो भारत का हिस्सा है, कब्जा कर लिया उसने, लेकिन चीन ने भी तो किया है उस क्षेत्र में। तो 6 जून को यह बात हुई थी चीन और भारत के बीच में, मेजर जनरल रैंक के स्तर पर यह बातचीत हुई थी। अभी सैनिक लेवल पर ही बातचीत हुई थी 6 जून को, जिसमें कहा गया था कि सीमा पर शांति बनाए रखने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति बनी थी। तो निश्चित रूप से जब सैनिक जमा हुए तो दोनों देशों की जो सेनाएं थी मेजर लेवल की, उनके बीच वार्ता हुई कि चलो ठीक है, जो भी हुआ हुआ, अब हम दोनों अपनी अपनी जो सेनाएं हैं वो पीछे की ओर ले जाएंगे। तो भारत और चीन के मध्य यह 6 जून को सहमति बनी थी। और 6 जून की जो सहमति हुई थी उसी के अनुसार दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी। तो इसी स्थिति को चेक करने के लिए जो भारत के कर्नल बाबू हैं, उन्होंने चेक करने के लिए निरीक्षण के दृष्टिकोण से जब उन्होंने गलवान घाटी की तरफ रुख किया तो उन्हें लगा
उन्हें पता चला कि जो चीनी सैनिक है वो उन्होंने अपनी चर्चा जो हुई थी, जो सहमति हुई थी, जो समझौता हुआ था उसके अनुसार वे उस स्थान से वापस नहीं गए, बल्कि वहां पर उन्होंने टेंट लगाकर टेंट लगाकर अभी भी वह वहां जमे हुए हैं। तो जो हमारे तरफ के जो मेजर थे उन्होंने कहा कि आप लोग जो हमारे बीच जो वार्ता हुई थी उसके अनुसार आपको पीछे जाना चाहिए, जो वर्तमान जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार आपको पीछे जाना चाहिए, 3 से 4 किलोमीटर पीछे जाइए आप। लेकिन उन्होंने तो जिस शांतिपूर्वक तरीके से कहा, तो उसका जवाब जो चीनी सैनिक है उनके द्वारा उग्रता से दिया गया, बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। और इतना होते ही जो चीन और भारत के सैनिक थे दोनों में हिंसक झड़प हो गई। तो हिंसक झड़प होने के बाद यह हिंसक झड़प घंटों तक चली और इसके बाद भारतीय सेना और जो चीन के सैनिक हैं इनके बीच टकराव भी हो गया और चीन के सैनिकों ने भारतीय दल पर डंडों, पत्थर और नुकीली चीज से हमला कर दिया। कहा जाता है कि उनके पास जो डंडे थे उसमें कटीले तार लगे हुए थे लोहे के, उनसे हमला कर दिया। हालांकि इसमें जो गोलीबारी या बंदूक वगैरह है इनसे ये दोनों सैनिकों में झड़प नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से इस टकराव में देखा जाए तो भारत के जो 20 सैनिक थे वे शहीद हो गए, अभी तक जो मिली जानकारी है, जो खबर आई है उसके अनुसार। निश्चित रूप से यह जो घटना घटी वह भारत के प्रति देखा जाए तो चीन का दूसरा विश्वासघात है। पहला विश्वासघात उसने 1962 में इसी प्रकार का किया था और 1962 में जिस प्रकार की स्थिति थी उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी बन रही है। और कहा जाता है कि गलवान घाटी के पास, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि गलवान घाटी के पास जो चीन था वह टेंट लगा रहा था, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन टावर बना रहा था। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि दौलत बेग ओल्डी, यहाँ से भारत की एक सड़क जाती है सीमा से लगे हुए, ठीक है। तो इस सीमा पर जो सड़क है उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए, उसके मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए चीन यहाँ पर टावर का निर्माण कर रहा था, निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि चीन की तो यही नीति है, पहले वहाँ पर जाओ, जमो और धीरे धीरे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और फिर बाद में कहो कि ये हमारा क्षेत्र है। तो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिक यहाँ पर गए थे, तो इसी कारण से यह झड़प हुई। आगे बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों का विकास क्रम। क्या भारत और चीन के संबंध में अगर विकास क्रम को देखा जाए तो आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा से चीन का समर्थन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1927 के ब्रुसेल सम्मेलन की, क्योंकि ज़्यादा प्राचीन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में देखें तो भारत और जो चीन के बीच संबंध थे वह थोड़े बहुत व्यापारिक थे, थोड़े बहुत शैक्षणिक संबंध थे और थोड़े बहुत जो यात्रियों का आवागमन होता था वहीं तक वो सीमित थे। और औपनिवेशिक काल में तो कुछ विशेष प्रगति हुई नहीं। तो इसी कारण से 1947 से हम भारत और चीन के संबंधों के विकास क्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं। एग्जाम में इस तरह के जो कभी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1927 में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन जो शोषित देश थे, जो पीड़ित देश थे उस समय के, उनके प्रतिनिधि जमा हुए थे। तो यहाँ पर भारत और चीन के प्रतिनिधि भी आए थे इस सम्मेलन में, और इस सम्मेलन में भारत और चीन ने दोनों ने घोषणा पत्र जारी किया था और कहा था कि जो भी साम्राज्यवाद है, पश्चिम देशों के द्वारा से समर्थित साम्राज्यवाद है, उसको पराजित करने हेतु तो भारत और चीन दोनों आपस में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना झलकती है। 1931 में मंचूरिया संकट की बात करें तो 1931 में जब मंचूरिया संकट आया था तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने चीन के समर्थन में चीन दिवस मनाया और जापानी वस्तुओं का बहिष्कार किया, क्योंकि चीन और जापान के बीच उस समय जो दुश्मनी का माहौल था, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे। वर्तमान में भी देखा जाए तो चीन और जापान के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। तो चीन के समर्थन में भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने चीन दिवस मनाया और जापान की वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस प्रकार से चीन के प्रति समर्थन और सहयोग भारतीय ने दर्शाया 1931 की मंचूरिया संकट में। इसके बाद 1949 में आते हैं। 1949 में जब साम्यवादी चीन की स्थापना होती है तो उसी वर्ष तत्काल ही भारत द्वारा चीन को मान्यता दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि वह ऐसी स्थिति थी जब अमेरिका और जो भी गैर साम्यवादी देश थे सभी चीन का विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध के बावजूद भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व का पूरा समर्थन भी किया और चीन को साम्यवादी चीन के रूप में मान्यता भी प्रदान की। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत ने यहाँ भी सहयोग किया चीन के साथ। 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात आती है।
तो यहाँ भी 1950 में भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। और अभी 2020 में देखा जाए तो 2020 अभी हम देखेंगे आगे यहाँ पर कि 2020 को भारत चीन के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ भी मनाने वाले थे हम लोग। लेकिन जिस प्रकार की चीन ने हरकत की है उससे शायद ही लगता है कि अब कुछ होगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भारत और चीन के संबंधों में 1962 का भारत और चीन युद्ध। तो घटनाक्रम में देखा जाए तो 1958-59 के आसपास चीनी पत्रिका एक थी चाइना पिक्टोरियल, इसी में एक लेख प्रकाशित हुआ था और उस लेख में जो चीन के मानचित्र प्रदर्शित किए गए थे उसमें भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश और जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसके एक बड़े भूभाग को चीन का भाग बताया गया। तो भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि इस तरह की जो आपके द्वारा हरकत की गई है, इस तरह का जो मैप जारी किया गया है वह उचित नहीं है। तो जब इस प्रकार की आपत्ति दर्ज की गई तो जो उस समय की जो चीन की सरकार थी उनके द्वारा बस यह कहा गया कि यह एक प्रकाशन संबंधी त्रुटि है और इस संबंध में यह भी कहा गया कि पूर्व की जो राष्ट्रवादी सरकार थी उनके द्वारा यह मैप बनाया गया है, इसीलिए अभी इस मैप पर आपको आपत्ति लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं लें। इसके बाद देखा जाए तो चीन की जो कुटिल चाल है वह यहीं से आरंभ होती है, 1962 से ही आरंभ होती है। तो पहला चाल हमने देख लिया, मैप में उन्होंने नक्शा बता दिया कि ये जो भारत का जो क्षेत्र है वह चीन का है। दूसरा 1954 में देखा जाए तो चीन ने भारत को पत्र लिखा। 1954 में भारत को पत्र लिखकर भारत के जो वर्तमान उत्तराखंड राज्य है उसमें एक क्षेत्र था होती क्षेत्र, ठीक है, बरहौती क्षेत्र। तो बरहौती क्षेत्र को उसने चीन का भाग बताया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन धीरे धीरे किस प्रकार से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और बरहौती क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताते हुए चीन ने यह आरोप लगाया भारत पर कि भारतीय जवान ने चीन के तथाकथित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा देखा जाए तो 1956-57 में अक्साई चीन में चीन द्वारा सड़क का निर्माण भी कर लिया जाता है। तो यह भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन की जो नीति है उसकी ओर संकेत कर रहा है कि चीन के इरादे अच्छे नहीं हैं। तो कई वर्षों तक देखा जाए तो चीन ने सीमा संबंधी विवादों को हल करने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि जब सीमा संबंधी विवाद हल हो जाएंगे तो चीन की जो नीति है हड़प करने की नीति उसको सफल कैसे कर पाएगा। और चीन यही चाहता है कि कभी भी भारत और जो चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद है वो हल ना हो, वो बस उलझाए रखना चाहता है और धीरे धीरे वो अपना प्रसार करना चाहता है। तो भारत द्वारा जब बार बार इस संबंध में बात की जाती है कि भाई चीन अब तो सीमा संबंधी विवाद हल कर लो, लेकिन चीन द्वारा बार बार टाल ही दिया जाता था। तो निश्चित रूप से जो चीन की जो नीतियां थी संदेहास्पद थी और पूर्व नियोजित भी थी, क्योंकि चीन की नीतियों को अगर देखा जाए तो एक प्लानिंग के तहत वो चल रहा था। अभी हम देखेंगे कि 1962 के जो युद्ध हुआ उसके पहले किस प्रकार से आखिर वह प्लानिंग करता है। तो भारत और चीन के मध्य सीमा का औपचारिक रूप से निर्धारण नहीं किया गया, यह बहुत बड़ी समस्या है। और वर्तमान में भी देखा जाए तो भारत और चीन के जो संबंध है उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, इतने वर्ष हो गए और यही एक विवाद का कारण भी है और इसी कारण से बार बार दोनों के बीच जो संबंध है वह खराब भी होते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अभी तक तो इतने दिन हो गए, अभी तक सीमा संबंधी कोई भी समझौता हुआ नहीं कि किस प्रकार से सीमा निर्धारण किया जाए। लेकिन प्रश्न यह उठा है कि अचानक 1959 में आखिर क्या घटना घटित होती है, क्या चीन को पड़ती है, क्या चीन को लगता है कि चीन सीमा निर्धारण के लिए उतावला हो जाता है। निश्चित रूप से इसका कारण यह था कि चीन द्वारा जो तिब्बत का अधिग्रहण किया जाता था तो अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया थी वह 1959 तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके अलावा 1959 तक चीन जो है सड़क निर्माण भी कर चुका था अक्साई चीन वाले क्षेत्र में, जैसा कि हमने देखा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो सीमा थी यानी कि तिब्बत क्षेत्र में, वहां पर वह सैनिक भी तैनात कर चुका था। इसका मतलब निश्चित निष्कर्ष यह निकलता है कि चीन पहले से ही युद्ध के मूड में था और इसकी वह तैयारी अंदर अंदर ही कर रहा था और 1959 में इसकी उसने संकेत भी दे दिए। तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो ही गया। अब युद्ध के बाद देखा जाए तो 1962 में ही कोलंबो प्रस्ताव भी आया ताकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सके, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो सकी क्योंकि कोलंबो प्रस्ताव जो थे वह भारत को मंजूर नहीं थे और उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां भी थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारत और चीन के रिश्ते में यह होता है कि पाकिस्तान का प्रवेश हो जाता है औपचारिक रूप से। वह इसीलिए क्योंकि 1963 में चीन जो है पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लेता है। तो देखें आप चीन की कितनी गलत नीतियां रही हैं शुरू से ही भारत के प्रति, तो कभी भी विश्वास करने लायक देश नहीं रहा है।
और देखा जाए तो पाकिस्तान उस समय अमेरिकी खेमे में शामिल था और अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी थी, फिर भी चीन ने पाकिस्तान को दोस्त बनाया। तो यहाँ तो बात उल्टा ही हो गया, यानी कि हमारा देखा जाए तो कह सकते हैं कि चीन के लिए दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त पाकिस्तान के संदर्भ में। इसके बाद देखा जाए तो चीन के संबंध जो होते हैं भारत और चीन के 1962 के बाद जो युद्ध होता है उसके बाद देखा जाए तो गर्त में चल जाता है, मतलब कि भारत और चीन के संबंध में किसी भी प्रकार की नई शुरुआत नहीं हो पाती है। और देखा जाए तो 1988 के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया जाता है, तभी रिश्तों में एक नई शुरुआत होती है भारत और चीन में। और देखा जाए तो यह भी धीरे धीरे होती है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया जाता है। इसी क्रम में धीरे धीरे अब देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। 1992 में देखा जाए तो राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा चीन का दौरा किया जाता है। और आर वेंकटरमन के बारे में आपको यह याद रखना है कि यह प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1992 में चीन का दौरा किया। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारतीय गणराज्य बनने के बाद यह पहला अवसर था कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चीन का दौरा किया गया। इसके बाद वर्ष 2003 की बात करें तो प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा चीन का दौरा किया जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन का दौरा कर भारत और चीन संबंध में जो व्यापक सहयोग होता है उस पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे अब जो भारत और चीन के संबंध है वह धीरे धीरे सुधरने की ओर चलने लगते हैं। 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। 2012 को चीन भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है, मनाया जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन का दौरा भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हालिया घटना थी, 2018 में वुहान शिखर सम्मेलन 10 सूत्रीय समझौता होता है। और 2020 में भारत चीन के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ मनाई जाने की बात की जाती है। और भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपुल टू पीपुल संपर्क वर्ष के रूप में भी 2020 घोषित किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दौर के दौरान भारत और चीन के बीच जो तनाव के समय थे वे नहीं आए। डोकलाम भी एक उदाहरण है जो हम देख सकते हैं कि बीच में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहे। तो डोकलाम विवाद भी हुआ इस दौरान, लेकिन डोकलाम में स्थिति उतनी बुरी नहीं हुई जितनी कि वर्तमान में है। इसके अलावा देखा जाए तो दोनों देशों के मध्य 2019 में चेन्नई कनेक्ट का भी आयोजन हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, 2019 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोनों के संबंधों में देखा जाए तो। और इसके अलावा दोनों देश की सेनाओं के बीच बहुत सारे जो सैन्य अभ्यास हैं, जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास भी समय समय पर आयोजित होते रहे हैं। नौसैनिक गतिविधियां भी संपन्न हुई है। तो कहने का मतलब देखा जाए तो भारत और चीन के संबंध थोड़े बहुत अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य चल रहे थे। तो इस प्रकार हमने भारत और चीन के संबंधों का जो विकास क्रम है वह देखा। आगे बात करते हैं कि चीन की आक्रामकता के कारण आखिर क्यों चीन इतना आक्रामक हो रहा है वर्तमान में, क्या आखिर ऐसी मुसीबत आ गई है। तो हालांकि देखा जाए तो यह स्पष्ट नहीं है, यह तो चीन ही बता सकता है कि आखिर उसने इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के तनाव क्यों पैदा किए। लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम देखें तो हमें पता चलता है कि आखिर चीन अचानक इतना आक्रामक क्यों हो रहा है। तो चलिए कुछ घटनाक्रमों को देखते हैं, और घटनाक्रमों को देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सामने आएंगी बातें। तो सबसे पहली बात करते हैं बॉर्डर एवं रोड इनिशिएटिव की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं BRI प्रोजेक्ट चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत ने अभी तक इस परियोजना को मान्यता नहीं दी है। तो BRI प्रोजेक्ट की सफलता में देखा जाए तो भारत की बहुत ही विशेष भूमिका है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की जो संरचना है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत का जो व्यापक बाजार है, भारत जिस प्रकार की आर्थिक महाशक्ति है, उसमें यदि भारत जैसा देश शामिल नहीं होता है चीन के BRI प्रोजेक्ट में, तो BRI प्रोजेक्ट की जो सफलता है वह संदिग्ध ही रहेगी। तो इसीलिए भारत इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जो कुछ हित थे उन हितों को नज़रअंदाज किया गया है। तो CPEC का आपने नाम सुना होगा। इसी क्रम में देखा जाए तो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC है, उसकी एक प्रमुख शाखा भारत के संप्रभु क्षेत्र से गुजरती है और चीन ने इस संबंध में भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज किया। इसी कारण से भारत अभी तक इस प्रोजेक्ट को मान्यता नहीं दिया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कारण की, अमेरिका से बढ़ती नज़दीकी। तो हाल के वर्षों में देखा जाए
तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। तो कई लोग यह मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकी बढ़ी है और यही चीन को खटकती है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है, दुश्मनी की स्थिति है, जबकि अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध है वह बढ़े हैं। तो पिछले दिनों देखा जाए तो क्वाड का भी गठन हुआ था, तो क्वाड के गठन को लेकर भी चीन चिंतित था, नाराज था भारत से। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले G7 की बैठक भी हुई थी, तो G7 के विस्तार की भी उसमें चर्चा हुई थी और कहा गया था कि G7 का विस्तार करते हुए उसमें 4 और देशों को शामिल किया जाए, जिसमें भारत भी शामिल किया जाए, यानी भारत का भी नाम था और चीन का नाम नहीं था। तो चीन को इससे भी चिढ़ पड़ गई कि G7 जो G11 हो रहा है उसमें भारत को तो महत्व दिया जा रहा है, मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से भारत को शामिल करने की बात की, उससे चीन चिंतित था। इसके अलावा हमें पता है कि वर्तमान में अमेरिका तथा चीन के बीच जो संबंध है वह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो ट्रेड वार दोनों के बीच में बढ़ा है। इसके अलावा कोविड-19, तो कोविड-19 से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह देश अमेरिका ही है। तो इस कारण से अमेरिका और चीन के बीच में संबंधों में अगर देखें तो वर्तमान में इन दोनों के बीच में जो संबंध है वह सामान्य नहीं है। तीसरे कारण की बात करते हैं तो सीमा पर बढ़ने वाली अवसंरचना यानी कि सड़क। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो सीमा पर जो भारत संरचनाएं बना रहा है, सड़क बना रहा है, कहा जाता है कि उससे भी चीन नाराज है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह इसीलिए कि यह जो सड़क बनाई जा रही है इसका निर्माण कोई आज प्रारंभ नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही बन रहा है। तो ये कोई तात्कालिक कारण नहीं है चीन के इस प्रकार की आक्रामक नीति का। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथा, कोविड-19 का प्रसार। तो कोविड-19 जैसा कि हम जानते हैं चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैला है और शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। पूरी देश की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो चौपट हो गई है, सारे आर्थिक क्रियाकलाप चौपट हो गए हैं और कई देश जो हैं चीन से इसी बात को लेकर नाराज हैं और कई देश जांच भी चाहते हैं। जैसा कि अभी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने मांग की थी कि चीन के विरुद्ध जांच की जाए और भारत ने इसका समर्थन भी किया था, तो इससे भी चीन नाराज हो चुका है। तो देखा जाए तो वर्तमान में सभी देश कोविड-19 से प्रभावित है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी तबाह हो चुकी है और सभी लोग इसके लिए चीन को जिम्मेवार मानते हैं और कहते हैं कि चीन ने सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई विश्व को और विश्व को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा और इसी के कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो कोविड-19 के प्रसार का भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कोविड-19 के प्रसार में सभी देशों की नज़र चीन की तरफ है, तो चीन अभी विश्व समुदाय का ध्यान इससे भटकाना चाहता है और इस कारण से भी ऐसा करना चाह रहा है। और हाल ही में देखा जाए तो भारत में अस्थायी सदस्य के रूप में भी नियुक्ति हुई भारत की, तो यह से भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं चीन से निवेश का भारत आगमन। क्योंकि कोविड-19 का प्रसार चीन में हुआ है तो चीन में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वहां से अपना निवेश निकाल रही हैं और वो अपना निवेश निकालकर आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर और भारत में निवेश की ओर आकर्षित हो रही है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो चीन का जो आर्थिक स्वर्ण युग था वह धीरे धीरे ढलान की ओर है और इस स्थिति में निश्चित रूप से भारत का एक सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी चीन का एक सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वह भारत ही है और चीन नहीं चाहता है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बने। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका चीन विवाद का। तो अमेरिका चीन विवाद भी बहुत ही गहरे से चल रहा है, जैसा कि हमने देखा ही है, और चीन नहीं चाहता कि इस विवाद में भारत किसी प्रकार से अमेरिका का समर्थन करे। देखिए, वर्तमान में अमेरिका और चीन विश्व की दो महाशक्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने वाला चीन है। लेकिन यदि अमेरिका के पक्ष में भारत चला जाता है तो अमेरिका के पक्ष में जो शक्ति का संतुलन है वह चीन की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा और चीन नहीं चाहता है कि भारत इस मामले में अमेरिका का साथ दे। तो इस कारण से वह चिढ़ता है चीन और भारत से और चाहता है कि भारत में अशांति रहे। तो इसी कारण इसको भी एक कारण माना जा सकता है चीन की इस आक्रामक नीति का। इसके बाद बात करते हैं चीनी राष्ट्रवाद और आंतरिक तनाव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि हम देखते हैं कि जब जब चीन में संकट की स्थिति होती है तो वह भारत के साथ तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो अभी में देखा जाए तो चीन कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से संकट की दौर से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकट की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कोविड-19 के कारण सारे जो देश हैं विश्व के उसके विरोध हो रहे हैं। इसके अलावा आंतरिक स्तर पर जो चीन में है वहाँ पर भी चीन को देखा जाए तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो 1962 की अगर स्थिति को हम देखें तो उस समय भी यही स्थिति थी।
उस समय भी चीन में एक नीति चलाई गई थी जिसका प्रमुख था चीन के आर्थिक विकास को गति देना, लेकिन वह जो नीति थी वह असफल हो गई थी और चीन में इस नीति के खिलाफ व्यापक असंतोष पैदा हो गया था 1962 में। तो उस समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए चीन ने भारत के साथ युद्ध किया, भारत के साथ तनाव की स्थिति बनाई। तो वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो वर्तमान की अगर स्थिति को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि चीन के वुहान से कोविड-19 का प्रसार हुआ, जिससे पूरी दुनिया जो है वह प्रभावित हुई। इसी क्रम में देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव चल रहा है। दूसरा बात करें तो हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, हांगकांग में जो अभी कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन हुआ था उससे भी चीन में तनाव की स्थिति बनी है। इसके अलावा सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं उस पर भी कार्रवाई के संदर्भ में चीन में थोड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तून क्षेत्र में उग्रवाद का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में चीन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है BRI प्रोजेक्ट, उसकी एक शाखा जाती है। तो निश्चित रूप से अगर यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित रहता है तो चीन की जो BRI प्रोजेक्ट है उसको गहरा धक्का लग सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिसके कारण चीन अभी तनाव की स्थिति में। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है, समाचार पत्रों में देखा गया है कि चीन में कुछ लोग शी जिनपिंग के खिलाफ, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उसके खिलाफ कुछ मामलों में विरोध चल रहा है, विरोध का माहौल है चीन में राष्ट्रपति के खिलाफ। तो उपरोक्त कारण से देखा जाए तो चीन में असामान्य स्थिति है और इस स्थिति में भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना निश्चित ही चीन के लिए यह संजीवनी का काम करेगा, शी जिनपिंग के लिए विशेष रूप से संजीवनी का काम करेगा। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है कि किसी भी बड़े बड़े मुद्दे को अगर ध्यान भटकाना हो तो राष्ट्रवाद की ओर उसे मोड़ दें तो निश्चित रूप से सारे मुद्दे वहाँ गौण हो जाते हैं। और निश्चित रूप से जब राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता राष्ट्र को ही होनी चाहिए। इसके बाद कोविड-19 के बाद चीन के कुछ सामान पर भारत द्वारा प्रतिबंध भी लगाया गया। तो जैसा कि कोविड-19 का प्रसार हुआ चीन से ही, तो भारत द्वारा कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया, भारतीय निवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो अन्य विवाद में बहुत सारे और विवादों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सीमा विवाद हो गए, इसके अलावा धारा 370 का विवाद हो गया। तो भारत और चीन के बीच देखा जाए तो विवादों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। अरुणाचल प्रदेश का विवाद ले लिया जाए, जहाँ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का जो विवाद था वो भी विवाद आप शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी देखा जाए तो चीन कई बार भारत विरोधी हरकतों को अंजाम देता है, पाकिस्तान को इनडायरेक्ट रूप से समर्थन देता है और उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी धन और हथियार इत्यादि मुहैया कराता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चीन की आक्रामकता के बहुत सारे कारण हैं जिनमें आप इन कारणों को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है। लेकिन चीन चाहता क्या है उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि भारतीय सुरक्षा के संबंध में चीन एक खतरा क्यों है। तो चीन एक खतरा क्यों है भारत के लिए? हालांकि यह भारत का पड़ोसी देश है, कई मामलों में सहयोगी है, व्यापार भी होता है, व्यापक व्यापार भी होता है, लेकिन चीन एक भारत के लिए खतरा भी है। खतरा क्यों है? देखिए, 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके बाद से चीन के प्रति भारत में एक अविश्वास और भय का माहौल है। और निश्चित रूप से वह भय का माहौल नहीं है, यह सत्य भी है, क्योंकि वर्तमान जो घटना हुई है वह घटना देखा जाए तो चीन की जो नीति है, जो उसकी मंशा है, उसी को स्पष्ट करता है। तो डोकलाम भी इसके पहले हुआ था। डोकलाम, गलवान घाटी तथा सीमा पर होने वाली बहुत सारी जो झड़पें हैं, छिटपुट जो घटनाएं हैं, वह स्पष्ट करती हैं कि भारत के लिए चीन एक खतरा है। दूसरा बात करें तो 1962 की सीमा संघर्ष के बाद चीन द्वारा लद्दाख के अक्साई क्षेत्र को हड़प लिया गया। तो चीन इसी नीति पर फिर से चल रहा है, हमेशा वही इसी नीति पर चल रहा है, वह फिर से नए कब्जे क्षेत्रों को हड़पने के क्षेत्र में है। और अभी जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्टर लद्दाख में है, सेक्टर 8 जो पोस्ट नंबर 8 है, वहाँ तक जो हमारी सेना अभी तक गश्त करती थी, तो जो विवादित क्षेत्र था उस विवादित क्षेत्र पर भी चीन ने अभी देखा जाए तो अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि भारत द्वारा कई बार कहा जाता है कि भाई सीमा विवाद सुलझाने के लिए मैपों का आदान प्रदान कर लो, सीमा की जो लाइन है वो ठीक से स्पष्ट कर लेते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र किस देश में आएगा। तो इन सभी बातों को चीन नज़रअंदाज करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा देखा जाए तो चीन की एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि मोतियों की माला। तो यह नीति देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को घेरने की नीति है।
वह इसीलिए क्योंकि चीन भारत को चारों ओर से सैन्य, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से देखा जाए तो गठबंधन का निर्माण कर रहा है और इस गठबंधन के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और चीन की यह जो नीति है मोतियों की माला, भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि चाहे मालदीव की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन सभी देशों को अपने प्रभाव में ले रहा है। और हाल में ही कुछ वर्ष पहले हमने देखा कि जिबूती पर उसने अपना सैन्य अड्डा भी बना लिया है। तो हिंद महासागर में इस प्रकार की जो चीन की बढ़त हो रही है, चीन सभी स्थानों पर देखा जाए तो अपने सैन्य संगठन स्थापित कर रहा है, सैन्य टुकड़ी स्थापित कर रहा है, वह निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छा नहीं है और भारत के अच्छे हित को बताता नहीं है। तो यह भी बताता है कि चीन एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो चीन भारत के पड़ोसी देशों को भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सहायता देता है। पाकिस्तान की बात करें आप, निरंतर उसको सैन्य आर्थिक सहायता देता है, कूटनीतिक मदद देता रहता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने देखा है कि चीन द्वारा भारत को प्रत्यक्ष समर्थन दिया जाता है। मसूद अजहर की बात करें तो प्रारंभ में तो वीटो का प्रयोग किया, हालांकि बाद में उसने समर्थन दे दिया कि हाँ ये आतंकवादी है, लेकिन आखिर विरोध तो किया शुरू में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की बात आती है तो सभी देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन समर्थन नहीं कर रहा है, चीन वीटो कर रहा है। तो चीन समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो भारत का प्रतिद्वंदी है चीन, वह नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह हैं, तो वहाँ पर भी चीन अड़ंगा लगाता रहता है। तो देखा जाए तो चीन भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन सब बातों से यही स्पष्ट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर पूर्व भारत में भी विद्रोहियों को धन हथियार मुहैया कराता है। और हाल की घटना में देखा जाए तो नेपाल जो अब तक भारत का अच्छा पड़ोसी देश रहा है, वह भी अब भारत को आंख दिखाने लगा है। तो देखा जाए तो नेपाल में भी कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि नेपाल में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और नेपाल जो भारत का अच्छा पड़ोसी देश माना जाता था, वह भी इससे भारत के संबंध अभी अच्छे नहीं हैं। इसके बाद बात करें तो चीन ने भारतीय सीमा के साथ बेहतर नागरिक और सैन्य अवसंरचनाओं को निर्माण कर लिया है। तो जो चीन के साथ जो हमारी सीमा मिलती है, तो चीन ने अपनी सीमा पे तरफ देखा जाए तो सड़क हो गया, अवसंरचना हो गया, जो सैन्य बैरक हो गया, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया है। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर स्थिति आती है तो फटाफट चीन जो है इन अवसंरचनाओं के माध्यम से सैनिकों की आपूर्ति बॉर्डर पर तुरंत नियुक्ति कर सकता है, तुरंत खाने पीने के सामान की आपूर्ति कर सकता है। और जब भारत अपनी तरफ से कुछ करता है तो वह आपत्ति दर्ज करता है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो यह भी बताता है कि चीन भारत के लिए एक खतरा है। और वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन के साथ पाकिस्तान एवं नेपाल के संबंध भी अच्छा नहीं है। इसके पीछे भी देखा जाए तो चीन का प्रत्यक्ष बहुत बड़ा हाथ है। चीन अपनी आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा देखा जाए तो चीन का निवेश भारत में बहुत व्यापक स्तर से हो रहा है। तो बहुत सारे चीनी सामान हैं भारतीय अवसंरचना में, देखा जाए टेलीकॉम सेक्टर देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जहां पे निजी निवेश की अनुमति दी गई है। तो वहां पर अगर चीन का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ जाता है तो निश्चित ही भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए उचित नहीं है। तो भारत को बहुत ही सावधान रहना होगा चीनी निवेश से, चीनी सामान से, चीनी व्यापार से। अब देख लेते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है भारत से। तो सबसे पहले देखते हैं तो चीन भारत से भारतीय सहयोग चाहता है, क्योंकि चीन भी जानता है कि यदि भारत का सहयोग उसे नहीं मिलता है तो उसकी बहुत सारी नीतियां जो है वह सफल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है। कहते हैं ना कि डरा धमका कर सहयोग लेना, वो वाली स्थिति बनाना चाहता है। लेकिन भारत अब पहले जैसा भारत थोड़ी रहा। भारत 2020 का भारत है, वह डरने वाला किसी की धमकी में आने वाला नहीं है। तो चीन चाहता है कि जो BRI प्रोजेक्ट है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस मामले में भारत सहयोग करे। अमेरिका के मामले में भारत चीन का पक्ष ले, भारत का पक्ष नहीं ले। यदि वह चीन का पक्ष नहीं लेता है तो अमेरिका की पक्ष भी नहीं ले, यानी कि गुट निरपेक्ष रहे, न्यूट्रल रहे। दूसरा, तीसरा, वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी ही अपने आप में देखा जाए तो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो वन चाइना पॉलिसी में भी वह भारत का समर्थन चाहता है। दक्षिणी चीन सागर में जिस प्रकार की वह विवाद की स्थिति बनाता है, साम्राज्यवादी नीति के तहत अन्य द्वीपों को हड़पना चाहता है, देशों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसमें भी भारत का समर्थन चाहता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जहां पर चीन जो है भारत का समर्थन चाहता है। और बहुत सारे ऐसे भारत के काम हैं जिसमें चाहता है कि चीन यह चाहता है कि भारत उसमें शामिल ना हो, जैसे क्वाड में शामिल होना।
तो भारत नहीं चाहता है क्वाड में शामिल हो। अभी जैसे मिशन शक्ति का परीक्षण किया गया तो चीन को बहुत ही मिर्ची लगी थी, तो चीन नहीं चाहता है कि इस प्रकार के काम करे, तो क्यों नहीं करेगा। भारत अपना एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु राष्ट्र है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है। अब चीन को अगर इसमें कोई आपत्ति होती है तो उसको आपत्ति हो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, विश्व महाशक्ति की चाह। चीन देखा जाए तो अभी आर्थिक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है और उसकी महत्वाकांक्षा है कि वह जो अमेरिका अभी जिस स्थान पर है उसी स्थान को वह ग्रहण करना चाहता है। तो निश्चित रूप से वह विश्व की एक महाशक्ति बनना चाहता है। BRI प्रोजेक्ट देखा जाए तो उसकी आर्थिक महाशक्ति बनने में एक बहुत बड़ा हथियार है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के स्थान पर स्वयं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना चाहता है, इसीलिए वह इस क्षेत्र में खासकर दक्षिण एशिया में वह भारत के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना चाहता है। क्योंकि दक्षिण एशिया में देखा जाए, एशिया महादेश में अगर देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के टक्कर का है। मतलब चीन को हर एक मामले में देखा जाए तो वह टक्कर दे सकता है, आर्थिक क्षेत्र की बात करें चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें। तो इस प्रकार से वह नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। अगर भारत आगे बढ़ गया तो निश्चित रूप से भारत की जो महाशक्ति बनने की चाह है, विश्व का राजा महाराजा बनने की चाह है, वह चाह अधूरी रह जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साम्राज्यवादी नीति। तो साम्राज्यवादी नीति के तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, अभी पूरा वीडियो देखा जाए तो उसके साम्राज्यवादी नीति पर ही आधारित है। तो दूसरे देश को हड़प लो, दूसरे का जमीन पर कब्जा कर लो। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के संबंध में चीन की नीति देखा जाए तो उसका उद्देश्य भी वही है कि भारत और दक्षिण एशिया तक उसको सीमित रखा जाए। तो इसके बाद बात करते हैं साम्राज्यवादी नीति के बाद भारत की बढ़ती शक्ति तथा प्रभाव पर रोक। भारत की जो दिन प्रतिदिन शक्ति बढ़ती जा रही है, आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जो अग्रसर हो रहा था, निश्चित रूप से चीन के लिए यह अच्छा नहीं है। क्योंकि वह जिस प्रकार की महाशक्ति बनना चाहता है उसमें भारत एक बहुत बड़ा रोड़ा है उसके अनुसार, चीन के अनुसार। तो भारत की जो बढ़ती शक्ति है, भारत का जो प्रभाव है, जो अन्य आसपास के देशों हैं, आप देखते होंगे कि चीन जहां दूसरे देशों पर दबाव बनाकर बात मनवाने की स्थिति करता है, वहीं भारत की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि जो काम जबरदस्ती ना हो वह प्यार से कराया जा सकता है। तो भारत इसी में विश्वास करता है कि प्यार से ही सभी से काम करवाया जाए, सभी को अपने पक्ष में लाया जाए। जबकि चीन क्या है, डरा कर, धमका कर, धमकी देकर, दबाव बनाकर सबको अपने पक्ष में लेना चाहता है। तो भारत की जो शक्ति है और जो वैश्विक स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है, उससे चीन बहुत ही चिंतित है। तो ये हमने देखा भारत के संदर्भ में। अब बात करते हैं चीन के संदर्भ में भारत की भूल क्या हुई। तो भारत ने निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी भूल की है चीन के संदर्भ में। हो सकता है यह भूल ना हो, मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि एक गिलास जो है आधा पानी से भरा हुआ है, तो कुछ लोग इसको बोल सकते हैं नहीं आधा खाली भी है, कुछ लोग बोल सकते हैं आधा भरा हुआ है। तो देखने का नजरिया है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंटों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चीन की भूल है वह चीन पर विश्वास करना। तो भारत की एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है चीन पर विश्वास करना। हो सकता है कई लोग इसे भारत की भूल नहीं माने। तो यहाँ पर तो हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे, चीन पर विश्वास करना। तो कई मामलों पर देखा है हमने कि चीन पर विश्वास किया, चाहे उसको साम्यवादी देश के रूप में उसको स्थापित करने की बात हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके अस्थायी सदस्यता की बात हो। तो चीन पे हमने शुरू में देखा जाए तो नेहरू के काल में विशेषकर देखा जाए तो बहुत ही विश्वास किया। तो एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है भारत की। तिब्बत का भी अधिग्रहण किया तो उस समय भी हमने मान्यता दे दी, विश्वास कर लिया। इसके बाद दूसरी बड़ी भूल यह मानी जाती है कि पंचशील समझौता जो हुआ था उसमें जो शांति समझौता था, ठीक है, पंचशील समझौता हुआ था, उसके अलावा जो अन्य जो शांति समझौता हुआ उसमें सीमा विवाद को हमने शामिल नहीं किया। शामिल करने का हमने प्रयास भी किया लेकिन चीन ने कभी शामिल करने की उसमें कोशिश नहीं की। तो अगर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई हमारे बीच में जो पंचशील समझौता हो रहा है, जो शांति समझौता हो रहा है किसी प्रकार का, बाद में उसमें सीमा विवाद को निपटाया जाए। इसके अलावा नक्शे का आदान प्रदान भी नहीं हुआ अभी तक। तो यही कारण तो है कि चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद की स्थिति है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई स्पष्ट सीमा रेखा ही नहीं है। तो यदि एक कागज पे एक मोटी सी मैं लकीर खींच दूं, ठीक है, एक कागज पे एक मोटी सी मैं लकीर खींच दूं और बोल दूं ये सीमा है, तो कागज पे जो एक छोटी सी भी लकीर होती है, एक बिंदी भी होता है, उसका एरिया देखा जाए तो हजारों वर्ग किलोमीटर होता है। तो इस कारण से विवाद की स्थिति होती है। तो नक्शे का आदान प्रदान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक भारत और चीन के बीच में जितने समझौते हुए हैं और जितने भी समझौते हुए हैं उसमें सीमा विवाद पर कोई विशेष चर्चा भी नहीं हुई है। तो इसी कारण से जहां पर अस्पष्टता रहेगी, संदेह रहेगा, निश्चित रूप से वो विवाद की स्थिति होगी। यदि आप किसी से भी विवाद से बचना चाहते हैं तो वहां पर स्पष्ट नीति रखें, साफ साफ अपनी बात कहें। तो यही एक बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है। इसके बाद तीसरी भूल मानी जाती है तिब्बत मामले में चीन को तत्काल मान्यता देना। देखिए, चीन और भारत के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था।
लेकिन जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया तो बफर स्टेट की जो स्थिति थी वो खत्म हो गया। अब क्या है हुआ, उसके बाद चीन और भारत की जो सीमा है तुरंत ही मिलने लगी। तो चीन द्वारा जो जो हरकत की जाती थी भारत ने उसको तत्काल समर्थन दे दिया, मतलब पूरा फुली समर्थन, जो करना है आप ठीक है। तो कई मामलों में देखा जाए तो चीन ने का विरोध भी हुआ है, भारत द्वारा चीन का कई मामलों में विरोध भी किया गया है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं, संवेदनशील मामले, जिनमें देखा जाए तो तत्काल ही मान्यता देना, उसमें से एक तिब्बत का तत्काल मान्यता देना भी माना जाता है। तो यह एक भूल मानी जाती है कुछ विश्लेषकों के अनुसार, कुछ आलोचकों के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार यह भूल नहीं भी हो सकती है। तो आप एग्जाम में अपना जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आपको पॉइंट बताना। चौथा है चीन के संदर्भ में एकल नीति तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों का अभाव। तो एकल नीति क्या? देखिए, चीन के साथ भारत का युद्ध हो चुका है 1965 में। तो उसके बाद से कोई भी ऐसी नीति नहीं बनी है कि यदि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध होता है तो हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। देखिए, युद्ध में एक सफलता प्राप्त करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक होता है, समन्वय बहुत ही आवश्यकता है, एक नीति बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन जब कोई नीति ही ना हो तो उस स्थिति में संदेह की स्थिति होती है कि किस प्रकार के निर्णय लिए जाए, किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाए। क्योंकि यदि हम नीति बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो पिछली घटनाएं होती है उनसे सबक लेते हुए, उनमें कमियों जो होती है उनको दूर करते हुए नीति बनाते हैं। तो यदि आप एक स्पष्ट नीति बनाते हैं, राष्ट्रीय नीति, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं होंगी उनको हल करने में आपको आसानी होगी। जैसे कि देखा जाए तो बाढ़, किसी क्षेत्र में अगर बार बार बाढ़ आता है तो निश्चित रूप से वहां पर एक बाढ़ के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए कि जब बाढ़ आए, बाढ़ की स्थिति बने तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, जब बाढ़ आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, जब बाढ़ खत्म हो जाए, पानी उतर जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ताकि जो लोगों के बीच संदेह, जो भ्रम की स्थिति होती है वो भ्रम की स्थिति ना हो, अच्छे से काम हो। तो एकल नीति होनी चाहिए। खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में भी इस प्रकार की नीति होनी चाहिए और चीन के संदर्भ में भी। इसके अलावा पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों का अभाव। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रयास है, जैसे कि देखा जाए तो सीमा विवाद को कभी सुलझाने का दबाव नहीं बनाया गया चीन पर, मतलब बहुत व्यापक रूप से प्रयास करना चाहिए था, नक्शे का आदान प्रदान करना चाहिए था। या इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर देश में सहमति भी होनी चाहिए। सहमति क्या? अब भारत और चीन के बीच विवाद हो गया, लोगों ने चीन के जो सामान है उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? अगर कोई सामान चीन का भारतीय सीमा में आ जाता है, ठीक है, भारत की सीमा में चीन का सामान आ गया, मान लेते हैं एक मोबाइल आ गया, तो इस मोबाइल की जो कीमत है, जो आर्थिक कीमत है, जो वैल्यू है, उसको तो हमने चीन को दे दिया, तो चीन को जो लाभ लेना था वो तो ले लिया उसने। लेकिन यदि हम इस भारतीय क्षेत्र में आए, अगर सामान का, चाहे वो किसी देश का हो, चीन का हो या चाहे किसी देश का हो, यदि उसको हम नष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भारत के ही नुकसान हुआ, क्योंकि भारत का अब ये संपत्ति है, भारत का धन हो चुका है। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की नीति बनानी होगी कि जो चीन का सामान है वो भारतीय सीमा में ही प्रवेश न कर सके। यदि मेरे पास चीन का मोबाइल है और मैं चीन के मोबाइल को तोड़ दूं तो उसमें नुकसान किसका है? मेरा होगा, देश का नुकसान होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये चीन की संपत्ति नहीं है, अब ये मेरी संपत्ति है। तो हमें एक इस तरह की राष्ट्रीय नीति बनानी होगी कि आखिर राष्ट्रीय प्रयास करना होगा कि किस प्रकार से हम चीन का विरोध कर सकते हैं। हालांकि यह संभव नहीं है चीनी सामान का विरोध करना, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी अगर शुरुआत करें तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर प्रयास का अभाव है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक दल हैं उनमें आपसी सहमति भी होनी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय हित का मुद्दा आता है तो सारे मुद्दे को छोड़कर आपस में सहमति होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। दो तरह की बात नहीं निकलनी चाहिए कि कोई ये बोलता है तो कोई वो बोलता है, तो उस तरह की क्या होती है, उस तरह की बातों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है छवि खराब होती है, भ्रम की स्थिति बनती है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रयास करना होगा भारत को। तो भारत के लिए आगे की राह देख लेते हैं, क्या क्या कर सकता है। तो भारत के लिए सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, यानी कि मई पे दोनों सीमा मई में दोनों देश की सीमाएं जो है सीमा पे जुटनी आरंभ हो गई थी, और चीन जो है वह भारत की सीमा में देखा जाए तो कहा जाता है कि भारत की सीमा में कुछ हद तक प्रवेश कर गया था। तो अप्रैल की जो स्थिति थी, अप्रैल 2020 की स्थिति, उस स्थिति को पुनः बहाल किया जाए, और उससे कम समझौता भारत को नहीं करना चाहिए चीन से। क्योंकि चीन से यदि हमने समझौता कर लिया, मान लीजिए कि ये एक सीमा थी पहले अप्रैल की सीमा, लेकिन चीन घुसते घुसते, ठीक है, यहाँ तक घुस गया। अब मान लेते हैं भारत की इतने क्षेत्र में वह घुस चुका है और चीन इधर है। तो अब अगर दोनों के बीच समझौता होता है तो मान लेते हैं समझौता ये होता है कि चलो भाई दोनों फिर और थोड़ा सा हट जाए, थोड़ा थोड़ा बीच की बात कर लेते हैं, ना तुम्हारा ना हमारा। तो निश्चित रूप से चीन ने तो इतने क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार की अगर नीति रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में फिर चीन इसको आगे थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा पीछे जाएगा, फिर सहमति बनेगी इस पर। तो इस प्रकार तो चीन तो बढ़ता ही जाएगा, उसको तो सह मिलता जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो वर्तमान स्थिति है, मतलब जो पूर्व की स्थिति थी अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति, उसी स्थिति पर हमको कायम रहना है। इसके अलावा एक बात यह भी ध्यान रखना है कि भारत की जो अभी की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, वह कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। भारत में अभी कोविड-19 की महामारी है, कमजोर अर्थव्यवस्था की समस्या से जूझ रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी हैं, वो भी हमारे संबंध जो हैं इनसे अभी अच्छे नहीं हैं। तो इस स्थिति में देखा जाए तो सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, वो उस स्थिति में चीन से युद्ध करना तो किसी भी हालत में देखा जाए तो भारतीय हित में नहीं होगा। हालांकि जब लास्ट स्थिति अगर कुछ नहीं बनेगा तो युद्ध उपाय अगर रहता है तो निश्चित रूप से भारत उसमें पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति पर बुद्धिमत्तापूर्ण अगर विचार किया जाए तो ऐसी स्थिति बनती नहीं है, और निश्चित रूप से चीन भी नहीं चाहता कि भारत के साथ युद्ध हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति से पूरा ही विश्व अवगत है, तो बात चाहे भारतीय सीमा की हो या फिर दक्षिणी चीन सागर की, हर एक जगह वह अपनी सीमा को विवादित बनाकर कब्जा जमाना चाहता है, और यही इसका उद्देश्य होता है। और भारत सीमा पर यह पहली घटना नहीं है। 1962 में अक्साई चीन पर अधिकार इसी नीति के तहत किया। डोकलाम में भी ऐसा प्रयास किया था चीन ने, तो हालांकि वह डोकलाम का प्रयास उसका सफल नहीं हो पाया। तो वर्तमान हालात में देखा जाए तो भारत के लिए पीछे हटना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम आज पीछे हटते हैं तो चीन कल किसी और नए क्षेत्र में घुसपैठ करके उस पर अपना अधिकार जमा सकता है। अतः भारत को अप्रैल 2020 की स्थिति को बहाल करने हेतु पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, गुट निरपेक्षता की नीति। तो भारत के लिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो गुट निरपेक्षता की नीति को फिर से आरंभ करना चाहिए। हालांकि गुट निरपेक्षता की नीति को भारत ने छोड़ा नहीं है, लेकिन इसके प्रति देखा जाए तो थोड़ी सी निष्क्रियता दिखाई है। निष्क्रियता किस संदर्भ में, तो आपने समाचारों में भी सुना होगा कि जो भारत है जो गुट निरपेक्षता के प्रति उदासीनता दिखाई है, और इस कारण से कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे निर्णय और डिसीजन हम देखते हैं तो लगता है कि भारत अब धीरे धीरे अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया, यानी कि अमेरिका का जो गुट है उसमें धीरे धीरे जा रहा है। और चीन देखा जाए तो इसीलिए तो नाराज है, क्योंकि अमेरिकी खेमे में शामिल इसीलिए क्योंकि अभी देखा जाए तो क्वाड था, तो क्वाड में भी भारत शामिल था, और विश्व में यह संदेश जा रहा है कि भारत जो अमेरिकी खेमे में शामिल है उसने गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया है। तो भारत का अमेरिका के प्रति जो झुकाव है वह चीन को नापसंद है। और जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका और चीन में जिस प्रकार की अभी वर्तमान में तनाव की स्थिति है, वह चीन नहीं चाहता है कि कोई भी देश अमेरिका की तरफ झुके, और भारत जिस प्रकार की अभी देखा जाए तो कुछ नीतियां हैं उनसे लगता है कि भारत की तरफ झुका हुआ है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन चीन को ऐसा लगता है। तो सबसे अच्छा यही है कि भारत गुट निरपेक्षता नीति को पुनः अपनाए और चीन को यह संदेश दे कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं हूँ, न मैं चीन की तरफ हूँ, न अमेरिका की तरफ, न रूस की तरफ, मैं गुट निरपेक्ष हूँ, ताकि चीन को थोड़ी शांति मिल जाए। ठीक है। दूसरा है, भारत को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि युद्ध ही अंतिम उपाय बचता है। तो निश्चित रूप से चीन जैसे पड़ोसी देश हो तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि उससे युद्ध हो जाए। तो सेना का आधुनिकीकरण बहुत ही ज़रूरी है, सेना में सुधार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें चीन का सामना करना है तो जिस प्रकार से चीन की सेना है उसी लेवल पर हमें अपनी तैयारी भी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि चीन जैसे पड़ोसी देश का कोई भरोसा नहीं है। और यह कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत इतनी स्थिति में हो कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो इस प्रकार से अपनी सेना को तैयार करना होगा, अवसंरचना निर्माण करना होगा, आधुनिकीकरण करना होगा, और नए नए हथियार उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद देखा जाए तो सीमाओं की सुरक्षा हेतु अवसंरचना के निर्माण के साथ चौकसी एवं सतर्कता है। तो कई बार सतर्कता में ढील वही हो जाती है, तो सीमा में जो जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि घुसपैठ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार की चौकसी और सतर्कता रहेगी तो निश्चित रूप से जो गतिविधियाँ हैं उस पर हम नज़र भी रख सकेंगे और उसी अनुसार हम अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं एक अलग पक्ष की, तो जो भारत का भारतीय बाजार है, बहुत बड़ा भारतीय बाजार है, और विश्व के सभी देशों की नज़र है भारत के बाजार पर, और यही कारण है कि भारत से सब संबंध भी अच्छे बनाए रखना चाहते हैं। तो चीन भी इसके प्रति लालच का दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा भारत के लोकतांत्रिक मूल्य, तो विश्व में देखा जाए तो भारत को लोकतांत्रिक देशों में एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र माना जाता है, आदर्श माना जाता है। तो अब भारत का सॉफ्ट पावर, तो भारत की सॉफ्ट पावर देखा जाए तो चीन की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों से भारत को यह चाहिए कि विश्व में जो है अपने पक्ष में समर्थन जुटाए, और समर्थन जुटाने के साथ साथ चीन पर दबाव भी बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इस प्रकार की जो नीतियां हैं
चीन की उसमें परिवर्तन लाए, क्योंकि चीन भारत के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश हैं उनके साथ भी ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार से चीन के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ पर आवाज़ उठाए, समर्थन बनाए, चाहे यूएनओ की बात हो चाहे और कहीं भी बात हो, बहुत सारे जो मंच हैं उन मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये भी भारत कर सकता है। इसके अलावा सीमा सुलझाने हेतु दबाव बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त करें, और इसके अलावा भारत के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि सत्ता पक्ष जो होता है और जो विपक्ष होता है वह इन सब मामलों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करे और आरोप प्रत्यारोप से दूर रहे। तो जैसा हमने चर्चा भी किया था कि यदि मैं बोलता हूं कि इधर जाना है, ठीक है, मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि नहीं ये नीति सही है और दूसरा बोलता है कि ये नीति सही है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के बयान से, वक्तव्य से गलत संदेश भी जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति से हमें बचना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पड़ोसी देशों से संबंध के सुधार को प्राथमिकता। तो अभी नेपाल के साथ भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, निश्चित रूप से पड़ोसी देश जो भारत के हैं बहुत सारे, तो उनसे संबंध के सुधार को भी प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जब हमारे संबंध अच्छे रहेंगे पड़ोसी देशों से तो निश्चित रूप से हमारे प्रति समर्थन भी रहेगा लोगों का। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे जो पड़ोसी देश है भारत के, जैसे कि मालदीव हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो छोटे मोटे जो भी पड़ोसी देश है धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि चीन की किस प्रकार की नीतियां हैं, तो चीन के प्रति उनका मोह भंग धीरे धीरे स्वयं ही हो रहा है और स्वयं ही वो समझ रहे हैं कि भारत का महत्व उन देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भी भारत को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए और कर ही रहा है। भारत निश्चित रूप से बहुत सारे देशों में निवेश भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता भी देता है समय समय पर। तो यही कारण है कि भारत की सॉफ्ट पावर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है बहुत ही अच्छी है। तो ये थे भारत और चीन के संबंध के कुछ महत्वपूर्ण आयाम जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी कुछ आयाम हैं तो छूट गए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आने वाले वीडियो में कभी उन आयामों को भी देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।